नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आसान साहित्य पर। आज का जो हमारा व्याख्यान का विषय है वो हर दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो नेट जेआरएफ की दृष्टि से हो, यूपीएससी की दृष्टि से हो या हमारे जीवन से संबंधित हो। ये आज जो हमारा व्याख्यान का विषय है, निबंध कविता क्या है, वो हर तरह से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं ये कविता क्या है। निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध है। ये शुक्ल जी ने सबसे पहले 1909 में इसकी रचना की थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो शुक्ल जी की मान्यता, काव्य शास्त्रीय मान्यताओं के परिवर्तन के साथ साथ इसका स्वरूप भी बदलता चला गया और इसका पुनः प्रकाशन 1939 में हुआ और उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, जैसे उसमें लोकमंगल और रसवाद की भावना जुड़ जाती है। शुक्ल जी ने इस निबंध के माध्यम से अपनी काव्य शास्त्रीय मान्यताओं को प्रकट किया है। एक काव्य शास्त्र को जो है प्रकट किया है शुक्ल जी ने अपने निबंध के माध्यम से। तो इसे हम इस निबंध को 14 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, अच्छे से 4 भागों में बांटकर उसके सबटाइटल बनाकर अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका पहला भाग जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। इसमें शुक्ल जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि कविता है क्या। शुक्ल जी बताते हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में रहता है, उसमें कई अच्छे दोस्त भी बनाता है और कुछ के साथ अच्छा व्यवहार करता है, बहुत अच्छा, किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है और कईयों से मतलब जिनसे बात ही नहीं होती, जो नॉट एग्जिस्टेंट हो, मतलब जिससे बात नहीं होती, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक जो होती है मनुष्य की चेतना निम्न स्तर की होती है, मतलब बिल्कुल नीचे की होती है, तब तक मनुष्य जो है अहम के भाव में रहता है। मैं के भाव में कि जो भी हूँ मैं ही हूँ, घमंड में रहता है। ये भाव रहता कि ये जो है सबसे मैं ही हूँ, मैं हूँ, तो ये है मतलब घमंड में रहता है। लेकिन ये जो है मनुष्य की सबसे निम्न अवस्था है, शुद्र अवस्था, शुक्ल जी ने इसे बताया है। हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखना, स्वार्थ से बिल्कुल भरा रहना, हर चीज़ की व्याख्या इस तरह से देना, अपना स्वार्थ देखना कि इसमें मेरा कोई फ़ायदा है या नहीं, तो वो है सबसे शुद्र अवस्था। जैसे उदाहरण के माध्यम से बताऊं, उदाहरण से जैसे वकील और डॉक्टर तो हर बार निशाना बनते ही रहते हैं। अब की बार मैंने जो उदाहरण लिया वो अपना ही लिया, जैसे प्रोफेसर का ही लिया है, इसका मास्टर का लगा लीजिए। जैसे ही खबर आती है हरियाणा में कि वैकेंसी निकल गई, भनक सी होती ही, जैसे अगर कोई मास्टर ने बताया कि अरे मास्टर साहब 18,000 वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं, और तभी उसके मन में आती है अब आएंगे फिर से, मतलब नए नए बच्चे बकरे हलाल होने के लिए। सारे डॉक्टर मास्टर साहब मतलब फीस बढ़ा दीजिए, आने वाले हैं बच्चे आने वाले। और उसे मतलब बच्चों के सिलेक्शन से मतलब नहीं न हो, और केवल इस बात से मतलब हो कि हाँ अब पैसे आएंगे, बच्चे आएंगे, उनसे अच्छे अच्छे से लेंगे और आगे तक अच्छे से, अगली भर्ती तक अच्छे से काम चलेगा। इस तरह का भाव अगर आए तो शुद्ध अवस्था में मतलब वो बच्चों को झूठा दिलासा दे कि हाँ यहीं से 2 ट्रक भर के भेजने हैं, यहीं से सारी भर्ती होगी। इस तरह से बच्चों में अफवाहें फैला फैला कर केवल अपनी जेब भरते जाना और बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, ये जो है ये शुद्ध अवस्था है, बिल्कुल निम्न स्तर की है। ऐसा होता नहीं है, ये तो मैंने मजाक में बताया था। मतलब टीचर तो लगभग सब ठीक ही होते हैं, अच्छे होते हैं, पढ़ाने से उनकी चेतना थोड़ी ऊपर उठ जाती है। लेकिन हर बार वकील और डॉक्टर का उदाहरण देना भी ठीक नहीं है, कुछ तो 100 में से एक आध तो ऐसा होता ही है।
तो हर चीज़ में जब मनुष्य इन सब अपने फायदों से इस शुद्ध अवस्था से मुक्त होता है, तो इस मुक्ति से जो ये मुक्ति है, आत्मा का मुक्तावस्था, वो ज्ञान दशा कहलाती है। और जिस प्रकार से आत्मा की मुक्ति होती है, उसी प्रकार शुक्ल जी मानते कि हृदय की भी मुक्ति होती है, और हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और फिर कविता को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। इसमें शुक्ल जी ने अपनी मौलिक स्थापना की है, और जो हमारे कर्म योग और ज्ञान योग होते हैं, उसके समक्ष एक और योग रखा है, भाव योग। ये दोनों को मुक्ति का साधन माना जाता है। शुक्ल जी कहते हैं कि ये मुक्ति का एक और साधन है, वो है भाव योग। भाव योग से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ये शुक्ल जी की मौलिक स्थापना है। इस तरह शुक्ल जी कविता को परिभाषित करते कि मनुष्य को अपनी शुद्ध अवस्था से ऊपर उठना चाहिए और मुक्ति की ओर सोचना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि मेरे लिए कोई अलग से पृथक सत्ता नहीं है। मैं भी, जो ये संसार है, इसके एक छोटा सा हिस्सा हूँ, एक कण मात्र हूँ। इसमें मेरी जो भूमिका है उसे मुझको निभाना है और जाना है, और अहम के भाव से मुक्त होना चाहिए। फिर शुक्ल जी कविता और जगत का संबंध बताते हैं। इसे हम तीन हेडिंगों के माध्यम से समझेंगे। पहला जो है वो है सभ्यता के आवरण और कविता। इसमें शुक्ल जी ने खुद ही उदाहरण दे दिए हैं, तो हमें उदाहरण की देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुक्ल जी बताते हैं, जैसे एक कुतिया है, उसने अपना एक जो है झोपड़ा, मतलब एक घुरखंड बना रखी है, उसमें उसका बच्चा रहता है, वो रहती है। ठंड का समय है, वो आराम से रह रही है, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही है, इसलिए एक मोटा ताज़ा कुत्ता आता है, सोचता कि इस पर मैं कब्जा कर लेता हूँ। मतलब कमज़ोर को देखकर ये सोचता, जानवरों में समझ तो होती नहीं है, कि इस पर मैं कब्जा कर लेता हूँ, और वहाँ पे चक्कर काटने लगता है कि अब आज मैं सोऊंगा इसमें। लेकिन और कुतिया भी देख रही है बेचारी कि एक हैवान टाइप का कहाँ से आ गया, राक्षस है बिल्कुल। बच्चे भी देख रहे हैं, माँ ये अंकल तो बिल्कुल राक्षस टाइप के लग रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, हमें हमारी घुरखंड से यहाँ से भगा देंगे। लेकिन उसकी माँ जो है वो हार नहीं मान रही है, वो बार बार उसकी तरफ आँखें निकाल रही है, भौ 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 कर रही है, गुस्सा दिखा रही है, और ऐसे नाटक चल रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति शुक्ल जी फिर दो भाइयों की दिखाते हैं, मनुष्य की दिखाते हैं। दो भाई होते हैं और एक घर होता है उनका। उनमें से एक भाई घर के कागज लेकर आता, मतलब कोर्ट में खुद के नाम करवा लेता है, खुद के नाम करवा लेता है, और आकर कहता है कि भैया घर तो ये अब मेरे नाम पे है, और आप कहीं और जाकर रहिए। तब शुक्ल जी कहते हैं, इस मनुष्य की जो स्थिति है अब उस कुतिया के जैसी है। इसका मन कर रहा है भौ करने का, बिल्कुल इसके मन में चिंता है कि मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर अब कहाँ जाऊंगा, लेकिन ये प्रकट नहीं करता है, क्योंकि इसके ऊपर सभ्यता के आवरण चढ़े हुए। ये सोच रहा कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के कहने के भय से ये ऐसा नहीं कर पाता है। इस तरह से सभ्यता के आवरणों के चढ़ने के कारण मनुष्य का व्यक्तित्व प्रच्छन्न हो जाता है, बिल्कुल छुप जाता है। मूल व्यक्तित्व को खोकर वो उसके ऊपर आवरण चढ़ जाते हैं। और शुक्ल जी कहते हैं कि मनुष्य के ऊपर जितने आवरण चढ़ते जाएंगे, वो उतना ही खुद से दूर होता चला जाएगा, और इन आवरणों के उतारने के लिए एक ही साधन है। इस तरह से मनुष्य के आवरणों को उतारने के लिए एक जो साधन मात्र है वो कविता है। और जैसे जैसे मनुष्य के आवरण बढ़ते जाएंगे, उतनी ही कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। इसलिए
कविता ही एक साधन है जो मनुष्य के आवरण उतार सकती है। दूसरा जो है वो है कविता और सृष्टि प्रसार। इसमें शुक्ल जी बताते हैं, प्रकृति के बारे में बताते हैं कि कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं प्रकृति के प्रति बिल्कुल रुचि ही नहीं होती, घृणा करते हैं। कोई पौधा देखा, मतलब घर पे अगर कोई पौधा आ गया, अरे अरे फाड़ दो इसे। कोई कुत्ता दिखा, मारने को दौड़ता है। मतलब प्रकृति की किसी भी चीज़ के प्रति कोई रुचि नहीं, सबके प्रति घृणा है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें चयनात्मक प्रकृति पसंद हो, मतलब अगर खुद की पसंद की हुई प्रकृति पसंद हो। घर में कुछ गमले लगा लिए, नकली पौधे ले आए कुछ, और कह रहे हैं कि हमें प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति पसंद है, और इस तरह से करते हैं। मतलब घर में एक कुत्ता पाल लिया, वो तो पसंद है, बाहर का आ गया तो उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। इस तरह की प्रकृति पसंद है। और एक तीसरा तरह के व्यक्ति होते हैं जिन्हें प्रकृति के सभी रूपों से प्रेम होता है। उसे गली का कुत्ता भी पसंद है, गधा भी पसंद है, सूअर भी पसंद है, पेड़ पौधे भी पसंद हैं, झाड़ियाँ भी पसंद हैं, कानी कुतिया भी पसंद है। प्रकृति के सभी रूपों से प्रेम है। और फिर एक चौथी तरह का व्यक्ति होता है, वो होता है जिसे प्रकृति के समस्त चराचर रूपों से प्रेम हो। मतलब हर तरह के रूप से प्रेम हो, चाहे वो विनाशकारी रूप हो, चाहे अच्छा रूप हो, चाहे बुरा रूप हो, उसे हर तरह के रूप से प्रेम होता है। और शुक्ल जी मानते हैं कि जो प्रकृति के समस्त चराचर रूपों से प्रेम करता है वही प्रसिद्ध होता है। शुक्ल जी मानते हैं इस तरह से आज तक कुछ कवि ही हुए हैं जिन्होंने प्रकृति के समस्त चराचर रूपों से प्रेम किया है। जैसे 4-5 कवि ही हुए हैं आज तक, 3-4 कवि जो आज तक सफल हुए हैं, बाकी इतने सफल नहीं हो पाए हैं। जैसे उदाहरण भी देते हैं, ऐसे आदि वाल्मीकि हैं, कालिदास हैं, वेद व्यास हैं और तुलसीदास हैं, और बहुभूति भी बताया है। ये ही हैं जो आज तक मतलब प्रकृति के समस्त चराचर रूपों से प्रेम कर पाए हैं, उन्हें देख पाए हैं और वहीं प्रसिद्ध हुए हैं। लोग औरों की पढ़ते भी हैं, कविता देखते भी हैं, लेकिन अंत में आते हैं महाभारत पर, रामायण पर, तुलसीदास की हनुमान चालीसा पर, और इन्हीं पर कालिदास की रचनाओं पर, उन्हीं को पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, आनंद उन्हीं में मिलता है। फिर आता है कविता में मार्मिक तथ्य होने चाहिए या नहीं। शुक्ल जी का मानना है कविता में तथ्य होने चाहिए, और वे भी मार्मिक। कविता में तथ्य ऐसे होने चाहिए कि जो हृदय को छू जाएं। बिल्कुल असाधारण तथ्य देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, असाधारण तथ्य नहीं देने चाहिए, हृदय को छूने वाले तथ्य होने चाहिए। अब जो आते हैं काव्य उपयोगी तत्व, काव्य उपयोगी तत्वों का विश्लेषण। इसे हम 5 भागों में अलग अलग तरीके से समझते हैं। पहला है भावना या कल्पना। भावना या कल्पना पहले समझ लीजिए, ये अलग चीज़ नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। ये होती क्या है, किसी अमूर्त को अपने मन में मूर्त रूप में ले आने को भावना या कल्पना कहते हैं। इसे जो है धर्म के क्षेत्र में उपासना भी कहा गया है, और भारतीय काव्य शास्त्र में इसे प्रतिभा कहा जाता है। शुक्ल जी बताते हैं कि ये जो कल्पना होती है 2 तरह की होती है। एक होती है विधायक कल्पना, एक होती है ग्राहक कल्पना। इसे हम साधारण शब्दों में समझे तो विधायक कल्पना को कार्यत्री प्रतिभा कह सकते हैं, और ग्राहक कल्पना को भावित्री प्रतिभा कह सकते हैं। कार्यत्री प्रतिभा जो होती है वो कवि के लिए आवश्यक होती है, कवि के अंदर कार्यत्री प्रतिभा होनी आवश्यक होती है। और जो ग्राहक कल्पना होती है वो सहृदय के अंदर होनी आवश्यक होती है। वो कवि के अंदर भी होनी चाहिए और श्रोता के अंदर भी होनी चाहिए। साहित्य में जिसे भावना कहा जाता है उसे ही अन्य जगह पर कल्पना कहा जाता है, ये अलग चीजें नहीं है। अब कविता की भाषा कैसी हो, इस पर भी शुक्ल जी अपने विचार व्यक्त करते हैं।
सबसे पहले वे बताते हैं कि कविता की भाषा केवल अर्थ ग्रहण अपेक्षित ही नहीं होती, बल्कि वह बिंब ग्रहण अपेक्षित होती है। मतलब कविता की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि चित्र बने, मन में बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ें, कविता पढ़ें, कोई भी साहित्य पढ़े, चित्र बनते हुए चलने चाहिए। केवल अर्थ ग्रहण अपेक्षित नहीं होती, बिंब ग्रहण अपेक्षित होती है। और ऐसा करने के लिए शुक्ल जी सरल तरीका बताते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इससे जो है बिंब बनने बहुत आसान होते हैं। मतलब इस शब्दावली से बिंब आसानी से बन जाते हैं, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। पारिभाषिक शब्दों से बचना चाहिए। इन जगह पर व्यापार सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ये जैसे पारिभाषिक शब्दों से समझे तो एक तो हम कहें कि भारत गरीब है, और दूसरा इसकी बजाय एक व्यक्ति को उठा ले, जैसे किसी मजदूर को उठा लिया और उसके किसी मार्मिक तथ्य उसके एक जीवन का प्रकट करें तो वो अच्छा होगा। तीसरा है नाद सौंदर्य। इससे शुक्ल जी मानते कविता की आयु बढ़ती है। इससे जो होता है, कोई भी कविता है उसे गाने में उच्चारण करने में बहुत आसानी हो जाती है। और इस दृष्टि से शुक्ल जी है तुलसीदास को सबसे ज़्यादा महान कवि मानते हैं। उनकी कविताओं को गाना बहुत ही आसान है, और एक बार जो गाता है वो गाता ही रहता है। जैसे उससे बोरियत नहीं आती, इसमें एक रस रहता है। लोग जैसे सुबह भी हनुमान चालीसा सुनते हैं, शाम को भी सुनते हैं। इससे कविता की आयु बढ़ जाती है नाद सौंदर्य से। बिल्कुल ध्वनि मतलब एक तरह आनंद सा रहता है, इसमें गाने में उच्चारण में मन लगता है। चौथी चीज जो कविता की भाषा में बताते हैं कि नाम के स्थान पर गुणसूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कविता में। जैसे अगर किसी बच्चे को खेलते हुए देखा, नटखट करते हुए देखा, तो उसे कहें हम मुरलीधर। और अगर हम किसी संकट में हैं और श्री कृष्ण को याद कर रहे, तो तब उसे हम बुलाएं गिरधर कहकर कि हे गिरधर, तुमने तो मतलब पहाड़ तक उठा लिया था, तो हमारी रक्षा कीजिए। तीसरी अब जो है अलंकार। अलंकार के बारे में शुक्ल जी ने विचार व्यक्त किए हैं। एक और तो बामा रुद्रट जी थे जो अलंकार को काव्य की आत्मा मानते थे। ये साबित कर रहे थे कि काव्य की आत्मा जो है अलंकार ही है, चाहे कोई भी हो, मतलब अलंकार नहीं पहनेगा तो ये तो बामा जी ये तो कहते थे कि अलंकारों के बिना मतलब आभूषणों के बिना तो नारी विधवा जैसी हो जाती है। तो मतलब अलंकार ही सबसे महत्वपूर्ण है, जो कविता को विधवा होने से बचाते हैं और जो सबसे आत्मा बता रहे थे। लेकिन शुक्ल जी कहते हैं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलंकारों से सौंदर्य पैदा नहीं होता है, थोड़े बहुत होने चाहिए। शुक्ल जी इसके बदले में इसका तर्क बताते हैं कि जिस तरह से एक कुरूप स्त्री को मतलब कुरूप स्त्री को कितने भी आभूषण पहना दिए जाएं, वो सुंदर नहीं होगी। उसी तरह से कुरूप कविता को कितने भी अलंकार पहना दिए जाएं, वो सुंदर नहीं होगी। तो थोड़े बहुत अलंकार होने चाहिए, शुक्ल जी मानते थे। लेकिन अलंकार काव्य की आत्मा नहीं होते। थोड़े बहुत होते हैं तो चलते हैं, लेकिन ज़्यादा होते हैं तो सुंदरता को कम करते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। अब आ गया चमत्कारवाद, उक्ति वैचित्र्य, वक्रोक्ति सिद्धांत। इसमें शुक्ल जी ने कुंतक करोच्ची की आलोचना की है। ये जो है वक्रता को काव्य की आत्मा मानते थे। शुक्ल जी कहते हैं नहीं, ये वक्रता जो है काव्य की आत्मा नहीं है। ये वक्रोक्ति भी दो तरह की बताई, एक होती है भाव प्रेरित, एक होती बुद्धि प्रेरित। शुक्ल जी कहते हैं कि भाव प्रेरित तो ठीक है, अच्छी है। मतलब सूरदास का उदाहरण दिया, सूरदास बहुत अच्छे
श्री कृष्ण की मतलब बुद्धि मतलब भाव से प्रेरित होने वाली विचित्र बातें, अपनी बात को विचित्र तरीके से कहना ही उक्ति विचित्र या वक्रोक्ति कहलाता है। शुक्ल जी कहते हैं वो तो ठीक है, जो विचित्रता आती है बचपन में, नटखटता कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, वो तो भाव प्रेरित है। लेकिन मनुष्य अगर कवि अपनी बुद्धि लगाकर कविता में वक्रोक्ति उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो वो हमेशा मजाक का पात्र बनता है, केवल वो उसकी मजाक ही बनेगा उसका, उससे कविता को नुकसान पहुंचता है। इसके दो उदाहरण भी देते हैं केशवदास के बारे में। पहले केशवदास जी ने एक बुद्धि प्रेरित वक्रोक्ति एक उसमें बताते हैं कि कौवे के देखो, एक कौवा काँव काँव कर रहा है, मतलब सुबह सुबह कौवा काँव काँव कर रहा था कि इसे भय लग रहा है कि ये अंधेरा जो है, अंधेरा समाप्त करके उसका रंग काला है, उस पे वो कहता कि ये अंधेरा मुझे भी खा जाएगा, इसी ये भय है इसे, इसलिए ये काँव काँव कर रहा है। इन शुक्ल जी कहते हैं रे भाई केशव, ऐसा ऐसा नहीं है, इससे दुख भी हो सकता है, क्या पता भूख लगी हुई, क्या पता प्यास हो, कोई पीड़ा हो, वो भावनाएं तो देखी नहीं, कोई वो तो देखा नहीं, रस तो देखा नहीं, और बुद्धि लगा के विचित्रता प्रकट करना कि रात खत्म होने का भय है कि अंधेरा मुझे खा जाएगा, इस तरह से बुद्धि प्रेरित मजाक का पात्र बनती है। एक और उदाहरण दिया इन्होंने शुक्ल जी ने फिर कि केशवदास जी बताते हैं कि राजा की धौल कीर्ति प्रतिभा इतनी फैल रही है, इतनी फैल रही है कि इससे रानी के बाल सफेद न हो जाए। इस पर भी कहते हैं रे केशव, मतलब औरों को तो एक एक बार डांटा था अब तक, जितने भी कवि लेखक आए थे, आत्मा बता रहे थे या कुछ और बता रहे थे, इन्हें ये इस बात पर 2 बार डांटते हैं, बुद्धि प्रेरित, बुद्धि से वक्रोक्ति उत्पन्न करने के लिए। ये जो कविता को नुकसान पहुंचाती है। भाव प्रेरित को सही माना है और बुद्धि प्रेरित को अच्छा नहीं माना है। अब आ गया सौंदर्य बोध। सौंदर्य बोध, सौंदर्य बोध 2 तरह से होता है, एक होता वस्तुनिष्ठ, एक होता आत्मनिष्ठ। जो रसवादी कवि होते हैं वो आत्मनिष्ठ को, सौंदर्य को आत्मनिष्ठ वस्तु मानते हैं, और जो मार्क्सवादी होते हैं वो सौंदर्य को वस्तुनिष्ठ वस्तु मानते हैं। जो अपने शुक्ल जी थे वो रसवादी कवि हैं, रस के प्रमुख, रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, इसको प्रमुख मानते हैं, इसलिए वह सौंदर्य को आत्मनिष्ठ वस्तु मानते हैं। वे कहते हैं कि आंतरिक और बाह्य सौंदर्य अलग चीजें नहीं है, वो एक ही है, जैसे वीरत्व और वीरता। जैसे एक वीर होता है, वो वीरत्व की भावना उसके अंदर रहती है, वीरता वो युद्ध में दिखाता है, लेकिन ये चीजें अलग नहीं है। उसके अंदर वीरत्व की भावना है तभी वो वीरता दिखाएगा, लेकिन इसमें एक चीज अवश्य है, वीरत्व का महत्व ज्यादा होता है, वीरता का थोड़ा कम। वीरत्व की भावना इसलिए आंतरिक जो है उसकी थोड़ा मतलब ज़्यादा वो है, ज़्यादा महत्व है, और बाह्य का कम है, क्योंकि अंदर भावना ही नहीं होगी वीरत्व का, और युद्ध में तलवार लेके खड़े हो गए तो वीरता कैसे दिखाएंगे, इतने में कोई आएगा और चक्कू से नाड़ काट के तलवार से चला जाएगा। अंदर वीरत्व की भावना होगी तभी युद्ध में वीरता दिखाएंगे, इसलिए आंतरिक का ज़्यादा महत्व होता है और बाह्य का थोड़ा कम। लेकिन माना एक ही चीज़ है कि हैं दोनों एक ही, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। और कविता में 2 ही शब्द काम करते हैं, एक होता है सुंदर और एक होता है सुंदर। फिर कविता और मानव जीवन का संबंध के बारे में शुक्ल जी बताते हैं, इसे भी 5 भागों में बताया है, समझते हैं इसे। सबसे पहले मनोरंजन के बारे में बताया है। मनोरंजन क्या होता है, कविता के कई प्रयोजनों में से एक होता है, मनोरंजन को भी महत्वपूर्ण प्रयोजन माना गया है। शुक्ल जी कहते हैं कि ये ठीक है,
मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल काव्य के अंदर केवल मनोरंजन ही होना चाहिए वो गलत है। उसके अंदर उपदेश की भावना, लोक मंगल की भावना आवश्यक है। अगर वो न हो तो व्यर्थ है। मतलब अकेली कॉमेडी नहीं होनी चाहिए, मनोरंजन बीच में इतना आना चाहिए कि पाठक का मन ये ना करे कि क्या बकवास चल रही, चलो उठ के चलते। मतलब पाठक का चित्त को बांधे रखने का साधन मात्र है, साध्य नहीं। सिखाने के लिए, उपदेश के लिए, कि कभी उसका पाठक का उठकर जाने का मन न करे, वो पूरे भाषण को अच्छे से सुने। इतना ही मनोरंजन होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ऐसा शुक्ल जी मानते थे। अब है कविता और व्यवहार। इसमें 3 तरह की वो बताई है, एक भाव संगत, भाव तटस्थ, भाव विरुद्ध। भाव संगत में क्या होता है? भाव संगत होता है कि अगर मान ले कहा कि बेटा ये कार्य करना था, अगर मेरे माता पिता कहते हैं, अगर मैं ये कहूँ, हाँ मान लो घर वाले कहते हैं कि बेटा हवन करना है, ये साम सामग्री लानी पड़ेगी, मैं कहूँ हाँ हाँ माता जी बताइए क्या करना है, मतलब मैं आपके साथ हूँ। संगत में तो क्या होगा कि मैं आपके साथ हूँ, कोई भी कार्य, हाँ 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 मैं आपके साथ हूँ, मतलब सहायता करूँगा साथ में। तटस्थ में क्या है, हाँ कुछ भी करते रहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घर वाले कह रहे हैं बेटा ये काम कर रहे हैं, हाँ कोई नहीं, हो तब बुला लेना कोई बात नहीं, मतलब हो तो बता देना कोई बात नहीं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तटस्थ वाले को। एक होता भाव विरोध, कोई भी काम हो हर बात पे विरोध करेगा। घर वालों ने कहा बेटा ये काम करे, क्या है ये, विरोध करेगा। घर वाले का हर बात पे विरोध करेगा, ये भाव विरुद्ध। संगत मतलब घर वालों का कार्य में साथ देगा, जो भी कहा। तटस्थ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और विरुद्ध, ये हमेशा विरोध करेगा। अब है मनुष्यता की उच्च भूमि। शुक्ल जी बताते हैं कि एक तो पशु होते हैं और एक होता मनुष्य। पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? पशु जो है केवल अपने परिवार के लिए जीता है, या अपने ज़्यादा से ज़्यादा मालिक के लिए जी सकता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम उसी की शक्ल के किसी दूसरे पशु को कुछ मारें, या वो हमें मारने के लिए नहीं आएगा। लेकिन मनुष्य का जो है वो है थोड़ा विस्तार हुआ है। मनुष्य के अंदर विवेक है, उसके अंदर ज़्यादा बौद्धिक क्षमता है, इसलिए उसका वो दायरा भी बढ़ जाता है। उसे पूरी सृष्टि का ध्यान रखना चाहिए, मतलब पूरे कहीं पर भी मनुष्य दिखे उसका ध्यान रखना चाहिए। हमारा भावक क्षेत्र व्यापक है, इसलिए हम पशु पक्षियों से भिन्न हैं। मनुष्य को ये नहीं कि पशु पक्षियों की तरह नहीं रहना चाहिए। मनुष्य पशुओं से अलग है, भिन्न है। अगर वो केवल मनुष्य अपने परिवार के लिए जीता है, अपने लिए जीता है, तो मनुष्य पशुओं के समान ही है। अगर उसके अंदर किसी दूसरे मनुष्य की पीड़ा को देखकर, वेदना को देखकर कोई भाव नहीं जगते हैं, तो मनुष्य पशु के समान। तो अब ये थोड़ा इनके बारे में भी देख लेते हैं। एक कविता पर अत्याचार। शुक्ल जी बताते हैं कि कई बार कविता पर अत्याचार भी होता है। कविता हमारा मंदिर है और इसमें जैसे कवि जो हैं पुजारी के रूप में आते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में कई कवि ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने मतलब राजाओं को खुश करने के लिए कविता का प्रयोग किया है, तो उस पर अत्याचार हुआ है। कविता की आवश्यकता को हमने समझ लिया है। सभ्यता के आवरणों को उतारने के लिए, मनुष्यता को बचाने के लिए कविता आवश्यक थी, है और रहेगी। तो धन्यवाद साथियों, आज का व्याख्यान इसी पर समाप्त करते हैं। जल्द ही आएंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।